दोस्तों, स्वागत है आपका कर्णू शेखावत चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दमदार हॉरर थ्रिलर फिल्म शब्दम। ये कोई मामूली हॉरर मूवी नहीं है। यहाँ डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि आवाजों का है। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है केरल के मुनार शहर की होली एंजल्स मेडिकल कॉलेज से। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और एक लड़की कॉलेज की छत पर खड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी खौफनाक चीज ने उसे जकड़ लिया हो। चारों तरफ चमगादड़ों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। आवाजें तेज होती गईं, इतनी असहनीय कि लड़की ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल छलांग लगा दी। धप! लेकिन तभी अवंतिका की आंखें फट से खुलती हैं। ये सपना था क्या कुछ और? लेकिन तभी हॉस्टल में चीख पुकार मच जाती है। श्वेता ने छत से कूदकर जान दे दी। अवंतिका सन्न रह जाती है। ये तो वही हादसा था जो उसने अपने सपने में देखा था। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई अनदेखी ताकत उसके साथ खेल रही थी और ये पहला केस नहीं था? पिछले हफ्ते ही इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट मुकेश ने वॉशरूम में खुद की नस काट ली थी। मतलब 2 हफ्तों में 2 रहस्यमयी मौतें, और दोनों का एक ही पैटर्न। अब कॉलेज का नाम बदनाम होने लगा था। मीडिया वाले कॉलेज को हॉन्टेड बताने लगे थे। मामला जब ज्यादा बिगड़ने लगा तो कॉलेज की डीन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पूछा, मीडिया में ये भूत प्रेत की बातें कौन फैला रहा है? बोर्ड मेंबर्स ने बताया कि यह अफवाह उनके कॉम्पिटिटर आरएम कॉलेज के लोग फैला रहे हैं ताकि होली एंजल्स कॉलेज की साख खराब हो जाए। लेकिन डीन का असली डर कुछ और था। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो नए एडमिशन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हल निकालने के लिए सभी से सुझाव मांगे। कोई बोला, सर किसी तांत्रिक को बुलाते हैं ना। दूसरा बोला, चर्च के फादर को बुलाते हैं। लेकिन डीन ने यह सब रिजेक्ट कर दिया। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हमें लॉजिक पर भरोसा करना चाहिए। तभी एक मेंबर ने सुझाव दिया, सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। वे भूत प्रेत को साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। डीन को यह आइडिया पसंद आया और फिर उन्होंने मुंबई से एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रूबीन को बुलाने का फैसला किया। कहानी मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां हम पहली बार रूबीन को देखते हैं, जो साइंस और पैरानॉर्मल दोनों में विश्वास रखता था। इस समय वह एक छोटे से घर में बैठे हुए एक आत्मा से बात कर रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी डिवाइस से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रूबीन ने पूछा, दिया, तुम अपने मम्मी पापा को क्यों डरा रही हो बेटा? तभी तेज हवा चलने लगती है, लाइट्स भड़कने लगती हैं और एक मेटल शोपीस अचानक जमीन पर गिर जाता है। रूबीन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी एक छोटी बच्ची की धीमी आवाज आती है, अंकल उन्होंने मेरी डॉल फेंक दी थी, इसीलिए मैं गुस्सा हूं। रूबीन को अब समझ आता है कि यह आत्मा बुरी नहीं है। वह अपने क्लाइंट्स को समझाता है कि आत्माओं को इग्नोर करने की बजाय उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है। इसके बाद रूबीन ने उनके लिए वह डॉल वापस ला कर दिया और दिया की आत्मा शांत हो गई। जैसे ही रूबीन का यह केस खत्म होता है, वो होली एंजल्स कॉलेज के लिए निकलता है। कॉलेज का माहौल काफी अजीब और डार्क था। डीन उसे कॉलेज में हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताते हैं। रूबीन तुरंत केस एक्सेप्ट करता है। डीन उससे कहते हैं, हमें 10 दिनों में प्रूफ करना होगा कि यह कॉलेज हॉन्टेड नहीं है। लेकिन रूबीन सीधा जवाब देता है, मैं सच को छिपाने नहीं आया, जो हकीकत होगी वही रिपोर्ट दूंगा। लेकिन डीन पहले से ही मानकर बैठा था कि कॉलेज में कोई भूत नहीं है और रिजल्ट इनके फेवर में ही आएगा। वो चेयरमैन को बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताता है कि सर आप चिंता ना करें, यहाँ मैंने सब संभाल लिया है। मैंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाया है, जल्दी ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। रूबीन को कॉलेज गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। उसे वहां छोड़ने के लिए आरोग्यम नाम का एक स्टाफ मेंबर आता है। आरोग्यम पूछता है, सर आप क्या काम करते हो? रूबीन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। आरोग्यम को यह समझ नहीं आता। वो कहता है, ये किस चिड़िया का नाम है सर? रूबीन थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछता है, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? तभी आरोग्यम घबरा जाता है और जल्दी जल्दी बोलने लगता है, सर बहुत मानता हूं, मेरे सामने की बात है। मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। रूबीन सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, तो अब तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे।
ये सुनकर आरोग्यम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूबीन को एक अजीब सा एहसास होता है कि कमरा अंधेरा और ठंडा था। अगले दिन सुबह रूबीन कॉलेज पहुंचता है और मुकेश और श्वेता की मौत के बारे में उनकी क्लासमेट से पूछता है क्या उन्हें किसी चीज से डर लगता था। श्वेता की बेस्ट फ्रेंड बताती है वह हमेशा खुश रहती थी, लेकिन कुछ दिन से बहुत डरी डरी थी और एकदम चुपचाप रहती थी। रूबीन को कुछ शक होता है तो रूबीन श्वेता जहां बैठती थी उस टेबल पर देखता है जहां एक अजीब निशान दिखाई पड़ता है। रूबीन को पता चलता है कि अवंतिका पिछले 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। वो सीधा अवंतिका से मिलने पहुंचता है, जो कि एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है। रूबिन पूछता है श्वेता की मौत के बाद अचानक 2 दिन की छुट्टी, तुम्हारी क्लास मिसिंग, ये सब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं लग रहा? अवंतिका संभलते हुए थोड़ा चिढ़कर, तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो या क्राइम इन्वेस्टिगेटर? रूबिन कहता है फिलहाल सिर्फ इन्वेस्टिगेटर। जब तक कोई भूत सामने नहीं आता मैं इंसानों की सच्चाई टटोल रहा हूं। अवंतिका कहती है कि वो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखती, मैं तो भगवान में भी नहीं मानती, ये सब दिमाग और दिल का खेल है और मैं इसी पर काम कर रही हूँ। मेरी थीसिस का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ लोसिन। उसी को पूरा करने के लिए 2 दिन छुट्टी ली थी। इसके बाद रूबीन पुलिस स्टेशन जाकर केस की फाइलें स्टडी करता है। उसे नोटिस होता है कि दोनों के कानों से खून निकला था। वो सोचता है श्वेता का तो सिर जमीन से टकराया था, लेकिन मुकेश ने तो नस काटी थी, फिर उसके कान से खून क्यों? रूबीन को सब कुछ अजीब लगने लगता है। जब वह दोनों की डेड बॉडीज देखता है तो और भी चौंक जाता है। उनके जॉज और पैर मुड़े हुए थे और बॉडीज तेजी से डिकम्पोज हो रही थीं। डॉक्टर से जब वह इसका मेडिकल कारण पूछता है तो डॉक्टर साफ कहता है ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी रूबीन को दोनों बॉडीज पर वही सिंबल या निशान दिखता है जो उसने पहले श्वेता के हाथ पर देखा था। यहीं उसे एहसास होता है ये कोई नॉर्मल केस नहीं, ये पैरानॉर्मल है। अब रूबीन अपनी इन्वेस्टिगेशन को पैरानॉर्मल एंगल से शुरू करता है। वो अपने डिवाइसेस से हर कोने में सुपरनैचुरल एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, टॉयलेट से लेकर केमिस्ट्री लैब तक। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। हर जगह सन्नाटा और साइलेंस, जैसे कोई उसे दिखना ही नहीं चाहता। रूबीन अब गर्ल्स हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। वो श्वेता के रूम के बाहर कैमरा लगाता है और आरोग्यम से कहता है कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत बताना। फिर वो खुद श्वेता के रूम की जांच करता है जहां उसे एयर ड्रॉप मिलती है। तभी रूम के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। रूबीन पीछा करता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। इसी दौरान एक बंद रूम का दरवाजा अपने आप हिलता है, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। उधर आरोग्यम कैमरे में एक भयानक आकृति देखकर डर जाता है और भागने लगता है। इधर रूबीन को फिर से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और जब वो पलटता है तो सामने डरावना भूत। लेकिन रूबीन उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो भूत नहीं, एक स्टूडेंट थी। पता चलता है कि ये सब अवंतिका का प्रैंक था। रूबीन गुस्से में उससे कहता है अगर तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में भरोसा नहीं रखती तो कम से कम डिस्टर्ब मत करो। तभी उसके ईएमएफ डिवाइस में रीडिंग मिलती है, लेकिन रूबीन समझ जाता है कि ये मोबाइल सिग्नल की वजह से है। वो अवंतिका से कहता है प्लीज अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, ये डिवाइस डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अवंतिका कहती है तो क्या तुम मेरी प्राइवेसी में दखल दोगे, और फोन बंद करने से मना कर देती है। फिर ईएमएफ में रीडिंग मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है जब रूबीन पुलिस स्टेशन से श्वेता का फोन मंगवाकर उसकी फाइल्स चेक करता है। उसे एक ग्रुप सेल्फी मिलती है जिसमें श्वेता, मुकेश और एक तीसरी लड़की दीपिका साथ में हैं। तीनों के सिर पर हॉर्न वाला स्टिकर लगा है, लेकिन रूबीन गौर करता है कि फोटो में एक चौथा स्टिकर भी है जो शायद किसी अदृश्य आत्मा का था। वो फोटो अवंतिका को दिखाता है और पूछता है कि ये फोटो किस जगह ली गई है, पर अवंतिका को नहीं पता। तब वो दीपिका को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। एक दोस्त से बात करने पर पता चलता है कि दीपिका शायद अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ है। दोस्त नंबर तो नहीं दे पाती, लेकिन उसका एड्रेस जरूर दे देती है। उसी दौरान रूबीन नोटिस करता है कि अवंतिका अनजाने में वही रहस्यमय निशान बना रही है, लेकिन वो इस पर अभी कुछ नहीं कहता और सीधे राकेश की तलाश में निकल पड़ता है। रूबीन जब राकेश का कमरा चेक करता है तो वहां उसे एक ईयर ड्रॉप की शीशी और एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। वो डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर बताता है कि दीपिका पिछले 10 दिनों से कानों में तेज दर्द और अजीब आवाजों की शिकायत कर रही थी, जैसे हजारों चमगादड़ कानों में चिल्ला रहे हों। टेस्ट में कुछ नहीं मिला, लेकिन दर्द इतना असहनीय था
कि दीपिका ने डॉक्टर से मुझे मार दो तक कह दिया था। डॉक्टर ने उसे ईयर ड्रॉप दी और समझाया। अब रूबीन को समझ आ जाता है कि अगला निशाना शायद दीपिका है और उसकी जान खतरे में है। दीपिका के लापता होने की आशंका के बाद रूबीन सीधे डीन के पास जाता है और कहता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। लेकिन डीन इस बात से इनकार कर देता है। उसे डर है कि बात मीडिया तक पहुंच गई तो बेवजह का हंगामा खड़ा हो जाएगा। रूबीन अब अवंतिका से मदद मांगता है। पहले अवंतिका मना कर देती है, कहती है कि वो अपनी थीसिस प्रेजेंटेशन में बिजी है। फिर थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। उस दिन जब तुमने मुझे फोन बंद करने को कहा था, मैंने गुस्से में मना कर दिया था, लेकिन दरवाजा बंद करते ही मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन रूबीन को याद आता है कि दरवाजा बंद होने के बाद भी उसे अंदर से सिग्नल मिल रहे थे। इसका मतलब है कि उस समय कोई अनजानी एंटिटी अवंतिका के कमरे में थी। साथ ही अवंतिका का बार बार वही रहस्यमयी निशान बनाना यह इशारा करता है कि कोई सुपरनैचुरल शक्ति उससे जुड़ी हुई है और उसे खुद इसकी जानकारी नहीं। रूबीन गंभीर हो जाता है और अवंतिका से कहता है, कल प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अवंतिका पूछती है, क्या बात करनी है, अभी क्यों नहीं बताते? रूबीन जवाब देता है, नहीं, ये बात फेस टू फेस करनी है। पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ दीपिका अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ घूमने के बाद हॉस्टल लौटती है। हॉस्टल गार्ड उसे देखकर तुरंत रूबीन को कॉल करता है कि दीपिका अभी अभी आई है। रूबीन फौरन हॉस्टल की ओर निकल पड़ता है। उधर दीपिका पर अचानक एक भयानक अटैक होता है। उसे फिर से चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक था। उसके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और हाथ पर वही रहस्यमयी निशान अपने आप बनना शुरू हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर मोड़ रही हो और खुरच खुरच कर वो निशान बना रही हो। उसी समय अवंतिका को फिर वही डरावना सपना आता है जिसमें वह खुद को फांसी से लटका हुआ देखती है। वह सोचती है कि यह सब रूबीन को बता देना चाहिए, लेकिन उसका ईगो आड़े आ जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने बताया तो रूबीन की बातें सच साबित हो जाएंगी और उसकी थीसिस गलत निकल जाएगी। इसलिए वह कॉल बीच में ही काट देती है। इधर रूबीन हॉस्टल पहुंचता है और देखता है कि दीपिका की लाश पेड़ से फांसी पर लटकी हुई है। अब रूबीन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारी मौतें आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी सुपरनैचुरल एंटिटी द्वारा करवाई जा रही हैं। दूसरी ओर एक रहस्यमयी जगह पर हमें एक तांत्रिक दिखाई देती है, जिससे केस में ब्लैक मैजिक का एंगल भी सामने आता है। अगली सुबह जब फॉरेंसिक टीम दीपिका की बॉडी लेकर जा रही होती है, रूबीन उसके हाथ पर वही रहस्यमयी साइन नोटिस करता है। उसी वक्त उसे कहीं से चर्च की घंटी सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान कॉलेज की एक पुरानी इमारत की तरफ जाता है। आरोग्यम से जानकारी मिलती है कि वह इमारत असल में कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी है। इस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी हैं, एक नई और एक पुरानी। रूबीन जब उस पुरानी लाइब्रेरी में जाता है तो वहां की खिड़की के डिजाइन से वही साइन की परछाई बनती हुई दिखती है। ये देख रूबीन को समझ आता है कि असली कनेक्शन इस हॉस्टल या कॉलेज बिल्डिंग से नहीं, बल्कि पुरानी लाइब्रेरी से है। यानी ये जगह हंटेड है। फिर वह वहां के एक वर्कर से बात करता है, जिससे पता चलता है कि श्वेता, मुकेश और दीपिका अक्सर रात में चोरी छिपे वहीं दारू पार्टी करते थे। इससे रूबीन को यकीन हो जाता है कि जो ग्रुप सेल्फी उसे मिली थी वो भी इसी लाइब्रेरी में ली गई थी और यहीं से कोई एंटिटी उनके पीछे लग गई थी। उसे ये भी पता चलता है कि अवंतिका भी कई बार यहाँ बैठकर अपनी थीसिस पर काम करती थी। यानी अब वो भी शायद इस एंटिटी की रडार पर है। अवंतिका, जैसा तय हुआ था, रात को रूबीन से मिलने आती है। रूबीन उसे रात 12 बजे के बाद पुरानी लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन अवंतिका मना कर देती है। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इस पर रूबीन पूछता है, तो फिर कल रात 12:15 पर मिस कॉल क्यों की थी? दीपिका की मौत भी इसी वक्त के आसपास हुई थी। कुछ छुपा रही हो क्या? अवंतिका कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। रूबीन जवाब देता है, मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन वो भूत जो तुमसे चिपक गया है वो नहीं छोड़ेगा। वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। अवंतिका उसे बकवास कहती है और जाने लगती है, लेकिन तभी रूबीन उसका हाथ पकड़कर दिखाता है। उस पर किसी एंटिटी की हथेली का निशान था। वो पूछता है, अब बोलो, तुम्हारे पास क्या जवाब है? अवंतिका फिर भी चुप रहती है और वहां से चली जाती है। रूबीन उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना ईगो साइड में रखो। मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। आज रात लाइब्रेरी जरूर आना। लेकिन अवंतिका फिर भी मना करके चली जाती है।
फिर रात में जब रूबीन लाइब्रेरी के अंदर डिवाइस लगा रहा था, तभी शॉकिंगली अवंतिका भी वहां आ जाती है। रूबीन कहता है, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अवंतिका जवाब देती है, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें गलत साबित कर सकूं। देखना, कुछ भी नहीं होगा और तुम फेल हो जाओगे। फिर रूबीन उसके सिर पर डिवाइस लगाता है, उसे चेयर पर बैठा देता है और उसका एक हाथ हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद वह एक पेंडुलम घुमाता है और कहता है, इसी पर फोकस करो। थोड़ी देर बाद अवंतिका को बेचैनी होने लगती है। वह डिवाइस हटाकर कहती है, ये सब बकवास है, मुझे इससे बाहर निकालो। तभी एक डिवाइस बीप करने लगता है। रूबीन उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। अब मैं जो भी पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। हाँ के लिए 1 बीप, ना के लिए 2 बीप। रूबीन पूछता है, क्या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं? जवाब में 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 बीप मिलते हैं। वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन हर बार 2 से ज्यादा बीप, कभी 3, कभी 4। तब रूबीन को शक होता है कि कहीं यहाँ 1 से ज्यादा आत्माएं तो नहीं हैं। वो पूछता है, क्या यहाँ 1 से ज्यादा आत्माएं हैं? तभी एक एक करके सभी डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। टोटल 42 डिवाइस बीप करने लगते हैं। अब साफ हो जाता है कि यहाँ कुल 42 आत्माएं मौजूद हैं और ये सभी मिलकर मर्डर्स कर रही हैं। इनमें से एक आत्मा रूबीन को थर्मल कैमरे में दिख जाती है, जो अवंतिका की बगल वाली चेयर पर बैठी होती है। रूबीन उस आत्मा से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज उसे कुछ मत करना, और अवंतिका से कहता है, कोई मूवमेंट मत करना। लेकिन अवंतिका डर के मारे खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। तभी सारी आत्माएं उस पर टूट पड़ती हैं। उसकी चेयर हवा में उठती है, पलटती है और उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। लाइट चली जाती है, सब लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। रूबीन किसी तरह सबको शांत करता है और अपनी ग्लोइंग स्टिक ऑन करता है, जिसमें दिखता है कि आत्माएं अब भी अवंतिका को पकड़कर झूमर से लटका रही हैं। अगले ही पल आत्माएं उसे नीचे फेंक देती हैं। सब उसे उठाते हैं, लेकिन आत्माएं उसे घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। जब वह मिलती है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। हाथ पैर बांधकर बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है। तब जाकर वो कंट्रोल में आती है। इस घटना के बाद डीन कहता है, तो सारी गड़बड़ की जड़ अवंतिका थी, वही पजेस्ट थी। वो रूबीन से कहता है, मैंने उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। अब इसे किसी तांत्रिक या ओंझा के पास ले जाओ और इसका भूत उतरवाओ। लेकिन रूबीन का मानना कुछ और था। अवंतिका नहीं, असली कारण वह पुरानी लाइब्रेरी है, वही हॉन्टेड है। लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे बोल देता है, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अपना सामान पैक करो और वापस चले जाओ। लेकिन रूबीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उस रात की ईवीपी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, लेकिन आत्माओं की आवाजें उसे पहली बार समझ नहीं आती, जिससे वह काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आखिर मैं इनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा? तभी एक बार फिर चर्च का घंटा सुनाई देता है। रूबीन सोचता है, ये बैल तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस कॉलेज में किसी चर्च की बैल देखी ही नहीं। रूबीन आरोग्यम से पूछता है कि कॉलेज में चर्च बेल कहाँ है, लेकिन आरोग्यम हैरानी से जवाब देता है, कॉलेज में तो कोई चर्च बेल है ही नहीं। रूबीन सोचता है, तो फिर ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? आरोग्यम कहता है, सर मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तभी रूबीन को समझ आता है कि घंटी की आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। अब वह फिर से उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाता है। इसी दौरान मुंबई से उसके असिस्टेंट दीपक का कॉल आता है। दीपक बताता है, आपने जो लाइब्रेरी की फोटो भेजी थी, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चर्च जैसा है। यानी पहले ये एक चर्च था, जिसे बाद में लाइब्रेरी में बदल दिया गया। तब रूबीन को एहसास होता है कि आत्माएं शुरू से ही उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में। लाइब्रेरी में जब रूबीन एक पुराने पियानो को टच करता है, तो उसे एक धुन सुनाई देती है। उस धुन की फ्रीक्वेंसी से जमीन पर एक पैटर्न बन जाता है, जैसे क्लैडनी प्लेट एक्सपेरिमेंट में होता है। रूबीन समझ जाता है कि आत्माओं का संदेश समझने के लिए उनकी खास फ्रीक्वेंसी जाननी होगी, जैसे रेडियो चैनल ट्यून करना। वो कई फ्रीक्वेंसी ट्राई करता है और फाइनली 444 हर्ट्ज पर वही पैटर्न दोबारा बनता है। उसे पता चलता है कि इसे गॉड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो साउंड थेरेपी में यूज होती है। अब रूबीन को वही म्यूजिक ढूंढना है जो उसने लाइब्रेरी में सुना था। हालांकि रूबीन को म्यूजिक से नफरत है, फिर भी वो अपना पर्सनल इश्यू साइड में रखकर उस म्यूजिक की नोट्स को पेपर पर उतारने लगता है।
रूबीन एक चर्च के फादर से मिलता है और पूछता है कि क्या यह म्यूजिक चर्च में बजाई जाती थी। फादर मना कर देते हैं, नहीं, यह म्यूजिक चर्च में कभी प्ले नहीं हुई। लेकिन जैसे ही फादर को पता चलता है कि वह होली एंजल्स कॉलेज से आया है, वह गुस्से में उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी अचानक वह म्यूजिक नोट्स वाला पेपर हवा में उड़कर एक ग्लास पर चिपक जाता है। अब रूबीन आत्माओं के संकेत समझने लगता है और 444 हर्ट्ज पर रेडियो ट्यून करके एक जंगल पहुंचता है। वहां उसे एक बुजुर्ग मिलता है जो कॉफिन बना रहा होता है। वो बताते हैं कि 34 साल पहले डायना नाम की महिला ने चर्च को ऑर्फनेज बना दिया था और 42 अनाथ बच्चों को गोद लिया था। डायना म्यूजिक थेरेपी से बच्चों का इलाज करती थी, लेकिन अचानक बच्चे बीमार होकर मरने लगे। बाद में ऑर्फनेज को लाइब्रेरी बना दिया गया। डायना घटना के बाद गायब हो गईं। रूबीन को शक होता है कि अगर बच्चों की मौत बीमारी से हुई थी तो उनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावना से भरी क्यों हैं? वह कब्रें खोदना चाहता है, लेकिन बुजुर्ग मना कर देता है। रूबीन निराश होकर वहां से चला जाता है। रूबीन अब भी सोच रहा था कि जब पिछले 34 सालों से बच्चों की आत्माएं शांति से सो रही थीं, तो अब भी अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वो जाग गईं और बदला लेने लगीं? उसके पास अब जवाब सिर्फ डायना ही दे सकती थी, और डायना के बारे में केवल मिस्टर डैनियल जानते हैं। आरोग्यम बताता है कि मिस्टर डैनियल लंदन में रहते हैं और हर 3 से 4 साल में इंडिया आकर कॉलेज विजिट करते हैं। इसके बाद रूबीन अवंतिका को हॉस्पिटल में देखने जाता है, जो अब पहले से बेहतर लग रही थी। इसी दौरान रूबीन उससे अपना पर्सनल सीक्रेट शेयर करता है। मेरी माँ एक म्यूजिशियन थी, उन्होंने ही मुझे म्यूजिक सिखाया था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर पर थी। डैड ने मुझसे कहा था कि माँ का ध्यान रखना, और वो बाहर चले गए, लेकिन सिलेंडर खत्म हो गया। माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और मैं तो दूसरे कमरे में बैठकर पियानो बजाने में खोया हुआ था। मेरे सामने ही माँ तड़प कर मर गईं। उस दिन के बाद से रूबीन को खुद से गहरा गिल्ट होने लगा और म्यूजिक से नफरत भी। बाद में उसकी माँ की आत्मा उसे बताती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन उस दिन का सदमा आज भी रूबीन के दिल में जिंदा है। अब चाहकर भी वो कोई म्यूजिक प्ले नहीं कर पाता। दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी को बच्चों की कब्रों पर शक होता है, इसलिए वो खुदाई करता है, लेकिन वहां बच्चों की लाशें नहीं होती, सिर्फ अंधेरा और चमगादड़ निकलते हैं। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है। उधर हॉस्पिटल में अवंतिका सो रही होती है। तभी अवंतिका को दौरा पड़ता है और एक अजीब सा सपना, विजन आता है, जिसमें वह खुद किसी मरीज के इलाज का हिस्सा होती है। रूबीन जब देखने आता है तो उसे अवंतिका के चेहरे पर डायना का चेहरा नजर आता है, और उसकी आवाज अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है, जैसे कोई दूसरी आत्मा बोल रही हो। होश में आने के बाद अवंतिका बताती है कि उसने एक पुरानी मरीज जेनिफर को देखा है, जो इसी हॉस्पिटल में थी। रूबीन उसके साथ उस मरीज को देखने जाता है, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं मिलती। तभी उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिलता है, जहां कई राज छुपे होते हैं। अवंतिका बताती है कि जेनिफर 5 साल से कोमा में थी और उसके इलाज से थोड़ी बहुत सुधार हो रहा था, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने उसे जबरन एनेस्थीसिया दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अवंतिका ने इसका विरोध किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी रूबीन एक बड़ा सच बताता है। जेनिफर ही डायना है, जो कॉलेज के चेयरमैन की पत्नी थी, और उन्हीं 42 अनाथ बच्चों की माँ, जिनकी आत्माएं अब बदला ले रही हैं। वे हॉस्पिटल का रजिस्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिन ट्रेनीज श्वेता, मुकेश, दीपिका की मौत हुई थी, वो सभी डायना के केस से जुड़ी थी। यहीं से असली रहस्य खुलने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीनियर डॉक्टर के कहने पर डायना को बार बार हेवी एनेस्थीसिया की डोज दी जा रही थी। रूबीन बताता है कि डायना पिछले 5 नहीं बल्कि 34 सालों से कोमा में थी, और लगता है कि कोई बड़ा राज छुपाने की कोशिश की जा रही है। उसके मुताबिक डायना बड़ी मुश्किल से कोमा से बाहर आई थी, लेकिन फिर से जानबूझकर दवाओं से उसे मार दिया गया, और अब उसके बच्चों की आत्माएं इसी का बदला ले रही हैं। लेकिन अवंतिका उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वह कहती है कि डायना मरी नहीं है, जिंदा है, बस कोमा में है। रूबीन को लगता है यह एक बड़ा झूठ है, और वह लाइफ सपोर्ट हटाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से गार्ड उसे जोर से मारता है और रूबीन बेहोश हो जाता है। इसके बाद रूबीन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वह ऑफिसर से बहस करता है कि डायना एक डेड बॉडी है और सब मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऑफिसर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन थप्पड़ की गूंज ऑफिसर के कानों में गूंजती रहती है।
रूबीन समझ जाता है कि यह भी उन बच्चों की आत्माओं का ही असर है। फिर ऑफिसर जब बाथरूम जाता है तो अंदर से तेज चीख सुनाई देती है। उसके कानों से खून निकलता है और उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। रूबीन की बात एक सीनियर पुलिस ऑफिसर तक पहुंचती है कि डायना मर चुकी है, लेकिन उसे जिंदा दिखाने का नाटक किया जा रहा है। ऑफिसर को डेनियल से बात करनी होती है, इसीलिए वह कॉलेज जाकर डीन से उसके बारे में पूछता है। डीन बताता है कि डेनियल अब लंदन में रहते हैं और कभी-कभी ही इंडिया आते हैं। ऑफिसर पूछता है कि उन्हें इंडिया अर्जेंटली कैसे बुलाया जा सकता है। डीन मजाक में कहता है, शायद मेरी मौत की खबर सुनकर वो जरूर आ जाएंगे, आखिर मैं उनका पुराना बिजनेस पार्टनर जो हूं। लेकिन उसकी ये बात आत्माएं भी सुन लेती हैं और ऑफिसर के जाते ही डीन की भी रहस्यमयी मौत हो जाती है। रूबीन जंगल में चाचा की लाश पाता है और उनके हाथ में चमगादड़ों से भरा जार होता है। रूबीन बताता है कि इस तरह के जार ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होते हैं। जो सच्चाई जानने की कोशिश करेगा उसे ये जार मार डालते हैं। लेकिन ये जार तो मैक्सिको की काली विद्या में इस्तेमाल होता है, फिर ये यहाँ इंडिया में क्यों है? रूबीन इसका राज जानने के लिए जार अपने साथ ले आता है। उधर डेनियल लंदन से लौट आता है और डॉक्टर्स डायना को वेंटिलेटर से हटाने की परमिशन मांगते हैं। डेनियल अनुमति दे देता है। इसी बीच कोई तांत्रिक को कॉल कर देता है और बताता है कि रूबीन के हाथ में वो जार लग गया है। शामन चमगादड़ों से अटैक करवाती है, जिससे रूबीन का एक्सीडेंट हो जाता है और जार टूट जाता है। अब रूबीन को अपनी थ्योरी पर शक होने लगता है। उसे याद आता है कि कुछ मरीजों को एनेस्थीसिया के दौरान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। वह अवंतिका से कहता है, हम दोनों गलत है ना, डायना मरी है ना कोमा में है। वो एक आत्मिक अवस्था में है जिससे आउट ऑफ बॉडी स्टेट कहते हैं। डायना की आत्मा यही है, अपने बच्चों को देख रही है, इसीलिए उसी स्थिति में अटकी हुई है। अब उन्हें जल्दी से डायना को वापस लाना होगा, क्योंकि 2 घंटे में वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा। लेकिन किसी को जल्दी थी, वो डॉक्टर को कॉल करके अभी डायना को डिस्कनेक्ट करने को कहता है। डॉक्टर जैसे ही डायना का वेंटिलेटर हटाने वाला होता है, उसे एक कॉल आता है और हैरानी की बात ये कि वो कॉल डायना की आत्मा की ओर से होता है। कॉल सुनते ही डॉक्टर के कानों से खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये भी बच्चों की आत्माओं का काम था। रूबीन और अवंतिका जैसे ही डायना को बचाने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तभी दीपक का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने उस रिकॉर्डिंग को डिकोड कर लिया है और उसमें नैन्सी डेनियल का नाम साफ सुनाई देता है। रूबिन और अवंतिका डायना को लाइब्रेरी लेकर जाते हैं, क्योंकि वहीं उसकी आत्मा और उसके बच्चों की आत्माएं मौजूद थीं। रूबिन डायना की आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस अपनी बॉडी में आ जाए, क्योंकि और बच्चों को उसकी जरूरत है। लेकिन बच्चे उसे रोक लेते हैं और डायना भी नहीं जाती। इसी दौरान अवंतिका को नैन्सी की एक्सपेरिमेंट वाली एक बुक मिलती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि बच्चों की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि नैन्सी के बैट बेस्ड एक्सपेरिमेंट से हुई थी। असल में जिन आत्माओं को लोग शैतान मान रहे थे, वो आत्माएं खुद बच्चों की थीं, जो अपनी मौत का बदला ले रही थीं। यहाँ बड़ा खुलासा होता है, इन सब के पीछे नैन्सी डेनियल है, जो कि डेनियल की दूसरी पत्नी है। वही बार बार मैक्सिकन तांत्रिक को कॉल कर रही थी और डॉक्टर को डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने का आदेश भी उसी ने दिया था। अब डेनियल को नैन्सी की सच्चाई पता चलती है। वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? नैन्सी बताती है कि वो डायना को हमेशा अपनी प्रतियोगी मानती थी। जब उसने देखा कि डायना की म्यूजिक थेरेपी बच्चों पर असरदार है और उसे तारीफ मिल रही है, तो नैन्सी ने खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक नई थेरेपी शुरू की, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जिसमें वो चमगादड़ों का उपयोग करती थी। फिर वह इससे भी आगे बढ़कर इसमें ब्लैक मैजिक जोड़ने लगी, जिसके लिए वह मैक्सिकन शामन से मिली। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बच्चे ठीक होने के बजाय मरने लगे। जब डायना को यह सब पता चला, तो नैन्सी ने उसे पीट पीट कर कोमा में पहुंचा दिया, ताकि उसकी सच्चाई सामने न आ सके। ये सब कबूल करने के बाद नैन्सी ब्लैक मैजिक से डेनियल को भी मार डालती है। अब नैन्सी अपने आदमियों के साथ लाइब्रेरी पहुंचती है और डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने की कोशिश करती है। रूबिन और अवंतिका रोकने जाते हैं, तो नैन्सी के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। रूबिन एक से भिड़ जाता है, लेकिन दूसरा अवंतिका को पकड़कर नैन्सी के पास ले जाता है, जहां नैन्सी उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देती है। फिर वो डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने लगती है, लेकिन बच्चों की आत्माएं उसे रोकती हैं। नैन्सी ने पहले से एक ईयर डिवाइस पहन रखी थी,
जिससे आत्माएं उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाती, तो वो इधर उधर की चीजें फेंकने लगती हैं। नैन्सी को आत्माओं की कमजोरी पता थी। वो एक साउंड डिवाइस का इस्तेमाल कर हजारों चमगादड़ बुला लेती है, जिससे आत्माएं परेशान होने लगती हैं। डायना ये सब देख नहीं पाती और अपनी बॉडी में वापस लौटने का फैसला करती है। उधर रूबिन भी चमगादड़ों से घिरा होता है और कुछ कर नहीं पा रहा होता। तभी रूबिन को वहां एक पियानो दिखाई देता है। अपने डर पर काबू पाते हुए वह आखिरकार पियानो बजाता है। उसकी बजाई हुई धुन डायना की म्यूजिक थेरेपी वाली धुन होती है, जिसे सुनकर बच्चों की आत्माओं को शांति मिलने लगती है और सारे चमगादड़ छूमंतर हो जाते हैं। डायना बच्चों को शांत देखती है और फिर वह खुद के शरीर को देखती हैं। इधर नैन्सी दोबारा डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने जाती है, लेकिन इस बार डायना अपनी आत्मा को शरीर में वापस लाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। बच्चों की आत्माएं भी लौटकर नैन्सी को जकड़ लेती हैं और उसके कान से डिवाइस निकाल देती हैं, जिससे अब वो बच्चों की चीख पुकार सुन सकती है। डर और चीखों के बीच नैन्सी की एक भयानक और दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद डायना फिर से अपने पुराने मिशन पर लौट जाती है, जहां वो डिसेबल बच्चों को म्यूजिक थेरेपी देती है। वहीं रूबिन भी अपने ट्रॉमा को पीछे छोड़ देता है और अब उसे म्यूजिक से नफरत नहीं रह जाती। वो भी डायना के इस नेक काम में साथ देने लगता है और इसी के साथ फिल्म पूरी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।